हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मल्टी सॉल्यूशन। आज हम लोग इसरो टेक्निकल असिस्टेंट आईपीआरसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये 21/4/2018 को एग्ज़ाम हुआ था। उसका पेपर सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता देते हैं। अभी आईपीआरसी का एग्ज़ाम 10 अप्रैल को हुआ है 2022 में। तो उसमें इस पेपर से 2 क्वेश्चन मैच किए हुए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं ये डिस्कस करूँगा कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये है इसरो का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। फिल्टर के बिना एक पूर्ण तरंगदृष्टिकारी में उर्मिका घटक कितना होता है? इन ए फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर द रिपल फैक्टर इज। बिना फिल्टर के रिपल फैक्टर कितना होता है फुल वेव रेक्टिफायर में? ऑप्शन ए करेक्ट होगा 0.482। तो रिपल फैक्टर के लिए थोड़ा सा आइए समझते हैं। तो रिपल फैक्टर होता क्या है? ये रिपल फैक्टर एक्चुअली अनडिजायर्ड एसी कंपोनेंट एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। जैसा कि एक रेक्टिफायर अगर बनता है तो ये ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया गया। रेक्टिफायर सेक्शन, रेक्टिफायर के लिए इनपुट है, इधर इनपुट एसी मिलता है और आउटपुट डीसी मिलता है। आइडियल रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी इनपुट को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देगा। बट प्रैक्टिकल रेक्टिफायर जो होता है, प्रैक्टिकल रेक्टिफायर में ये प्योर डीसी नहीं हो पाता है। कैसे होता है? ये टाइम लाइन है, ये टाइम है टी, ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, तो ये भी एम्पलीट्यूड है। ठीक है, टाइम एक्सिस। तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से, जैसे कि जब फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो फुल वेव में पॉजिटिव साइकिल ऐसे मिलेगा। तो ये इस तरह से एसी नेचर का डीसी मिलता है। मीन्स कैसे मिलेगा आउटपुट? कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये प्योर डीसी नहीं हुआ। तो ये जो एसी का कंपोनेंट इस तरह से मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं रिपल। इसको दूर करने के लिए हम कैपेसिटर फिल्टर लगाते हैं। जो रेक्टिफायर होता है, ऐसे रेक्टिफायर यूनिट है इस तरह से। यहाँ पर जो लोड होता है, यहाँ लोड लगाते हैं, लोड इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं। इससे उर्मिका हमारा, रिपल हमारा कम हो जाता है। पूरा ख़त्म नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो हमारा करंट आई आता है, आई है। ठीक है, आई क्या है? जो आई करंट है उसमें आई एसी कंपोनेंट भी रहेगा प्लस आई डीसी कंपोनेंट। ठीक है, तो जो टोटल करंट आउटपुट करंट जो है उसमें एसी कंपोनेंट भी है, डीसी कंपोनेंट भी है। इसमें जो आई आउटपुट इक्वल्स टू, इसको और लिख सकते हैं, आई डीसी प्लस ये जो एसी कंपोनेंट है इसको आई आरएमएस का एक फॉर्म होता है। ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है। तो ये आई आरएमएस डैश दूसरा आरएमएस होता है इसमें थोड़ा सा। तो इस तरह से आई आरएमएस डैश लिख सकते हैं। तो आई डीसी जो होता है ये निकालेंगे, नहीं सॉरी, आई आरएमएस डैश जो निकालेंगे यही रिपल फैक्टर होता है, आई आरएमएस डैश। तो क्या होगा? आई आउटपुट माइनस आई डीसी। इस तरह से इसको हम निकालते हैं। और रिपल फैक्टर का फार्मूला जो होता है इस तरह से लिखते हैं। रिपल फैक्टर आर कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग गामा लिखते हैं। तो रिपल फैक्टर इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइड बाई डीसी कंपोनेंट।
इसको एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिपल फैक्टर करंट का अगर होगा तो IRMS डैश करंट का वैल्यू और IDC, और इसको एक और लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू VRMS डैश डिवाइड बाई VDC। इस तरह से लिख सकते हैं हम। ये रिपल फैक्टर का फार्मूला है। ये IPRC के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछेगा किसी न किसी एग्ज़ाम में। ऐसा वैल्यू दे देगा, RMS वैल्यू दे देगा, DC वैल्यू दे देगा, बोलेगा रिपल फैक्टर कितना है कैलकुलेट करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। रेक्टिफायर से रिलेटेड IPRC के हर एक एग्ज़ाम में नहीं, IPRC के एग्ज़ाम में। IPRC का ये फेवरेट सेक्शन माना जा सकता है। तो इस हिसाब से ये हमारा फार्मूला होता है। और डेरिवेशन में और अगर डीप में जाएंगे तो डेराइव करेंगे तो पता चलेगा उसमें कि गामा जो होता है रिपल फैक्टर 1.21 हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है, और यही गामा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 है, तो फुल वेव के लिए 483 फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 रिपल फैक्टर, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर थोड़ा सा कम होता है 0.483। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट इस तरह से मिलता है हाफ साइकिल के लिए, फिर हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलता है, फिर मिलता है। तो इसका अगर DC इक्विवेलेंट देखते हैं तो ये अगर बेस लाइन हटा दिया जाता है तो कैसे मिलेगा आउटपुट? देखिए ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे। और जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में देखिए कंटिन्यूअस मिलेगा इस तरह से पल्स, ठीक है। इसमें देखिए इस तरह से कंटिन्यूअस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जूम कर दिया जा रहा है इसको। दिया हुआ है R और L श्रेणी के साथ AC परिपथ में कौन सा संबंध सत्य है। मीन्स इन एन AC सर्किट R and L in series which relationship is true। तो अब देखते हैं कौन सा रिलेशन ट्रू होता है। पहले थोड़ा सा RLC के बेसिक्स देख लेते हैं। RLC सर्किट का जो बेसिक देखने के लिए सबसे पहली बात हमें RLC सर्किट के लिए सर्किट ड्रा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो इस तरह से थोड़ा सा बेसिक आप समझते रहिए। सिर्फ पेपर सोल्यूशन नहीं है ये, पेपर सोल्यूशन के साथ साथ आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें आप बहुत सी चीज़ें अच्छी पाएंगे जो कि नहीं जानते होंगे। तो देखिए ये हमारा वोल्टेज है V इक्वल्स टू VM cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, जो भी लिखना चाहें sin अल्फ़ा। और यहाँ पर जो करंट होगा ये सीरीज एलिमेंट है, सब सीरीज एलिमेंट में ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है L। तो सीरीज एलिमेंट में करंट सेम होता है, करंट क्या होता है? सेम होता है। इसलिए जो हम फेजर ड्रा करते हैं, इसमें फेजर ड्रा करते हैं, ये जो हमारा मेन लाइन होता है एक्स एक्सिस पर, उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये I और इसका वोल्टेज VR, जहाँ से करंट एंटर करता है रजिस्टर में, उस टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं। इफ़ दिस इज पॉजिटिव, सो करंट इज गोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द रिमेनिंग एलिमेंट्स। सो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव पर एंटर करेगा तो यहाँ VR वोल्टेज क्या मिलेगा? VR। So I and VR will be in same phase. So I is here and VR in same phase somewhat. So it is VR. Now we have to draw phasor for inductor. As we know, inductor current lags voltage by 90 degree. Otherwise you can say inductor voltage leads with current 90 degree. So here we can write VL, इंडक्टर वोल्टेज। इंडक्टर वोल्टेज क्या है?
जो हमारा मेन करंट है उससे 90 डिग्री लीड करता है। यहाँ देखिए 90 डिग्री लीड है। यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ ड्रा करने से हमारा फेजर कंप्लीट नहीं बन पाएगा, इसलिए यहाँ तो ड्रा होगा, यहाँ डॉटेड लाइन से होगा। फिर देखिए ये VL है और ये जो इसको मिलाने वाली लाइन है, ठीक है, रिजल्टेंट, इसको बोलते हैं V, जो कि ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम बनता है। तो बेसिक इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा और। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब करंट हमने ड्रा किया था यहाँ I, तो हमने इंडक्टर वोल्टेज को इस तरह से VL 90 डिग्री पर दिखा दिया था। इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसी को रोटेट कर दिया जाए, इसको रोटेट करके यहाँ, इसको रोटेट करके यहाँ ला दिया जाए, तो यहाँ देखिए VL आ जाएगा और I कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 90 डिग्री लैग हो गया। देखिए करंट क्या है, इंडक्टर का करंट इंडक्टर के वोल्टेज से 90 डिग्री लैग है। ये इंडक्टर का करंट है, जो मेन करंट है वो इंडक्टर का भी करंट है, रेजिस्टेंस का भी करंट है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए एक ट्रिक है इसमें, इंडक्टर का करंट IL होता है, यानी कि L फॉर लैगिंग, L फॉर LAG ING लैगिंग। सो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, IL लैग, I से करंट, L फॉर इंडक्टर, इंडक्टर का करंट L से लैग, ठीक है। इस तरह से सिर्फ ये ट्रिक याद रखिए, तो इंडक्टर का करंट वोल्टेज से लैग करता है 90 डिग्री। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक जानने के बाद इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। इन एन AC सर्किट विथ R and L सीरीज, मीन्स सीरीज RL सर्किट में देखते हैं, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड द करंट थ्रू द इंडक्टर आर इन फेज। बिल्कुल नहीं, जो बेसिक हमने बताया है आप यहाँ देख सकते हैं। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज करंट अक्रॉस इंडक्टर नॉट इन सेम फेज, 90 डिग्री लीडिंग है वोल्टेज करंट से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही नहीं होगा। ऑप्शन ए क्या हो गया, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड द करंट थ्रू द इंडक्टर आर इन फेज, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लैग्स द करंट थ्रू द इंडक्टर बाई 90 डिग्री। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लैग्स, ऐसा है क्या, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लैग्स करंट, नो, लीडिंग है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लैग्स करंट बाई 90 डिग्री, ये गलत है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स करंट बाई 90 डिग्री, यहाँ आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, द करंट थ्रू द रजिस्टर लैग्स द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रजिस्टर का करंट और वोल्टेज मैंने यहाँ बताया है, रजिस्टर का एक करंट है, रजिस्टर का एक वोल्टेज है, सेम फेज में होता है। ये बोल रहे हैं 180 डिग्री, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, बट इसको भी एक बार वेरीफाई करते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर लैग्स द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बाई 90 डिग्री। सो थोड़ा सा ट्रिकी है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इसमें कंपैरिजन बोल रहा है। तो देखिए इंडक्टर का वोल्टेज इधर है और रजिस्टर का वोल्टेज इधर है। देखिए आप, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर लैग्स द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बाई 90 डिग्री, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर देखिए लैग कर रहा है इंडक्टर से, यही क्वेश्चन में बोल रहा है और यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर लैग्स द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बाई 90 डिग्री, ऑप्शन डी करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घटक परिवर्तन का विरोध करता है, विच कंपोनेंट अपोजेस वोल्टेज चेंज। वोल्टेज को चेंज होने से कौन सा कंपोनेंट अपोज करता है। तो सिंपल सा बात है, रजिस्टर तो करंट का अपोज करता है, बट करंट को फ्लो होने का अपोज करता है, चेंज का अपोज नहीं करता है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए इंडक्टर वोल्टेज वी एल इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। सो सडन चेंज करते हैं करंट में। सो सडन चेंज के लिए देखते हैं, करंट में चेंज करते हैं और ये सोच करके कि टाइम चेंज नहीं होगा, सडन चेंज करिए करंट में। सो एल
डी आई, करंट में चेंज कंसिडर कर लिया कि डी आई हो गया, बट टाइम में चेंज जीरो हो गया, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो वोल्टेज चेंज इनफाइनाइट पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है यहाँ पर इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। सिमिलरली कैपेसिटर का जो करंट होता है IC इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी, सी डी वी बाई डी टी। सो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज इज नॉट अलाउड इन कैपेसिटर। सो ये ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, देख लीजिए, कैपेसिटर सी हो जाएगा सही। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज नॉट अलाउड, सो अपोजिट द वोल्टेज चेंज इन द एलिमेंट इज कैपेसिटर। What happens a heat is applied to the joint ends of the wire of a thermocouple। थर्मोकपल के जो इंड हैं, जॉइंट के इंड, उसको हीट करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ये देखिए थर्मोकपल के लिए मैंने बना दिया है। थर्मोकपल का टाइप ए वायर है, कंसीडर कर लिया गया। इसमें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा हैं टाइप बी में, और टाइप ए में इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा कम है। और इसको हीट किया जाएगा, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस जॉइंट से एनर्जी पा जाएंगे और ये मूव करेंगे अवे फ्रॉम द जॉइंट, और यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं ये भी मूव करेंगे। कंसीडर किया गया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव कंपेरेटिवली। इधर भी नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, इधर 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव है। तो बताइए, एक नेगेटिव इधर से कैंसिल कर दिया, इधर से कैंसिल कर दिया, इधर 0 है, इधर 3 नेगेटिव है, तो इधर नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल की बिहेव करेगा। सो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज डिफरेंस आता है मिली वोल्ट में आएगा, मिली वोल्ट में आता है ये, ठीक है। तो जब थर्मोकपल का एक जॉइंट हीट किया जाता है तो दूसरे जॉइंट पर EMF इंड्यूस होता है, इसको स्मॉल वोल्टेज भी बोलते हैं। और इस सर्किट अगर क्लोज रहेगा तो इसमें स्मॉल करंट भी फ्लो होगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन हमारा क्या सही होगा इस हिसाब से। द वायर कंट्रैक्ट, नहीं ये भी गलत है। द वायर स्टार्ट रोटेट नहीं होगा। ए स्मॉल वोल्टेज इज जनरेटेड, स्मॉल वोल्टेज इज जनरेटेड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इफ़ ए गैस इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर इज हीटेड द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द गैस। अब बताइए, गैस है, एक कंटेनर में रखा हुआ है, एक कंटेनर में रखा हुआ है गैस, भरा हुआ है गैस, ठीक है, गैस भरा हुआ है, और इसको क्या किया गया, हीट किया गया। जब ये हीट होगा तो क्या होगा, जो गैस के एटम्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में ये दूर भागना चाहेंगे। एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर की तरफ भागते हैं। तो ये जब स्पेस नहीं मिलेगा तो इसमें क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे कंटेनर पर, चारों तरफ से प्रेशर क्रिएट करेंगे, जैसा कि प्रेशर कुकर में होता है। जैसे ही आप हीट करते हैं तो इसमें प्रेशर बढ़ता रहता है, और अगर ये प्रेशर पूरा ब्लॉक रहे, गैस पूरा ब्लॉक रहे, तो ये एक समय कंटेनर का जो लिमिट होता है उससे भी ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो ये कंटेनर फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ़ ए गैस इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर इज हीटेड द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द गैस क्या होगा, इंक्रीजेज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजेज।